हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर चैप्टर 7 इन डिस्क्रीट मैथ सेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि चैप्टर 7 के अंदर हम प्रोबेबिलिटी के उन तमाम टॉपिक्स को देख रहे होंगे जो डिस्क्रीट से रिलेटेड है। तो इन चीज़ों की डेप्थ स्टडी हम ऑलरेडी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से पहले वाले कोर्स में यानी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में कर चुके हैं। तो अगर आप इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी और उसकी टाइप्स के हवाले से तो आप मेरे वो कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर रोजन की बुक को फॉलो कर रहे होंगे और बेस्ड ऑन द टॉपिक ही चीज़ों को कवर कर पा रहे होंगे। लेकिन अगर हम इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं चैप्टर 7 से रिलेटेड टॉपिक्स की, तो फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद यूट्यूब पर आप मेरे चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर आएंगे तो डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का, तो 88 वीडियोस इसमें मौजूद है। इन डेप्थ हमने स्टैट्स को यहाँ पर स्टडी किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर आकर इन तमाम वीडियोज़ को देखेंगे तो स्टैट्स से रिलेटेड तमाम वो कन्फ्यूजन जो इस चैप्टर में मुमकिन है आए, क्योंकि हम यहाँ पर बुक के पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आगे चल रहे होंगे, तो आप यहाँ पर उसको कवर कर सकेंगे। इसी तरह यहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की जो टॉपिक्स या प्लेलिस्ट मौजूद है उसमें इस्तेमाल होने वाले कोड और प्रेजेंटेशन स्लाइड मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर मौजूद है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आसानी के साथ आप सीख सकें। तो रोजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, चैप्टर 7 डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी का है। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक डेफिनेशन और डिफरेंस समझना होगा कि हम जब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे पास एक कंटिन्यूस फॉर्म भी मौजूद है, जो कि हम स्टैट्स के कोर्स में जैसे मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया हम देख चुके हैं। तो लेकिन यहाँ पर हम डिस्क्रीट इसलिए प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं क्योंकि डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर सिर्फ उन्हीं मैथ्स के टॉपिक को हम डिस्कस कर पाते हैं जो डिस्क्रीट यानी काउंटेबल होता है। लेकिन यहाँ पर हम बेसिक फ़र्क समझ लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ अ डिस्क्रीट वेरिएबल और द कंटिन्यूस वेरिएबल। एज वी नो कि जब हम डिस्क्रीट वेरिएबल के अंदर प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर काउंटेबल वैल्यू सपोर्ट मौजूद होगा, जबकि कंटिन्यूस के अंदर अनकाउंटेबल होगा। जब आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनाते हैं तो वो एक काउंटेबल सिंटैक्स के साथ होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं डाइस की बात करूं या कॉइन की बात करूं या कार्ड्स की बात करूं तो वहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी का काउंट है वो एक लिमिटेड फॉर्म पर हमें दिखाया जा सकता है, जिसको हम बार चार्ट से दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से एक बार चार्ट बनाता हूँ तो इस तरह से एक बार चार्ट यूँ बनाया जा सकता है, यूँ बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट बता रहा है, फॉर एग्जांपल ये एक किसी ऑब्जेक्ट की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या सेकंड को कर रहा है, या थर्ड को कर रहा है और ये फोर्थ को कर रहा है। तो जब आप काउंटेबल सिंटैक्स पर प्रोबेबिलिटी फंक्शन बना रहे होते हैं तो उस फंक्शन को आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं, और जब आप कंटिन्यूस फॉर्म में बनाएंगे तो उसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहा जाएगा। बेसिक एग्जांपल कुछ यूँ हो सकती है कि हम कोई कर्व बना लें, फॉर एग्जांपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बना लें। तो इस तरह से जो कर्व है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कर्व के दरमियान आप डिफरेंस देखेंगे तो वो इनफाइनाइट वैल्यूज़ पर ब्रेक किया जा सकता है। यही वजह है कि जब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाती है तो इंटीग्रेशन यूज़ किया जाता है अपर एंड लोअर लिमिट के साथ। जो भी यहाँ पर लिमिट्स वैल्यूज़ मौजूद होंगी ए और बी वो हम यूज़ करते हैं और फंक्शन के ज़रिए से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो थर्ड डिफरेंस तो वही बताया जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी असाइन टू अ सिंगल वैल्यूज़, यहाँ पर हमने सिंगल वैल्यू से वैल्यूज़ को असाइन की हुई होती हैं जब हम डिस्क्रीट पर होते हैं, और जब हम कंटिन्यूस में होते हैं तो इंटरवल डिफाइन करते हैं। तो इंटरवल से मुराद ये है कि अपर एंड लोअर लिमिट के साथ इस तरह से हमने इंटरवल डिफाइन किया हुआ है। The last difference, each possible values has the strictly positive probability, whereas each possible values has a zero probability. तो possibly यहाँ पर positive numbers हो सकते हैं, लेकिन जब मैं continuous में आता हूँ तो possibly zero probability भी किसी object की हो सकती है। तो ये तो बेसिक फ़र्क हो गया है जब हम discrete या continuous variable पे probability की concept की बात करते हैं। अब हम जब discrete probability की बात करते हैं तो कुछ ऐसे keywords आते हैं जो हम probability में इधर हम continuous में हो या डिस्क्रीट में हो तो उस कीवर्ड्स को हम बार बार यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक्सपेरिमेंट कह सकता हूँ, ये कीवर्ड्स एज अ डिस्क्रीट इस्तेमाल हो रहा होगा प्रोबेबिलिटी वाइज। इसी तरह से सैम्पल स्पेस वर्ड इस्तेमाल हो रहा होगा, इसी तरह से इवेंट हो रहा होगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द कीवर्ड इज प्रोबेबिलिटी। तो फाइनाइट प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी जो काउंटेबल है। अब डेफिनेशन पे बताया जा रहा है कि एन एक्सपेरिमेंट इज़ अ प्रोसीजर दैट यील्ड्स वन ऑफ द गिवन सेट ऑफ द पॉसिबल आउटकम। यानी एक्सपेरिमेंट आप सिंपली ये कह लें कि जिसके ज़रिए से एक आउटकम पॉसिबल आ रहा हो। आउटकम का मतलब है कि रिजल्ट आ रहा हो। फॉर एग्जांपल हमने कॉइन को फ्लिप किया, तो जब मैं फ्लिप कर रहा हूँ तो फ्लिप का वो प्रोसीजर एक्सपेरिमेंट कहला रहा है, और उस एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा आउटकम है, ठीक है। सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज़ अ सेट ऑफ द पॉसिबल आउटकम। यानी सैम्पल स्पेस का मतलब ये है कि जितने पॉसिबल आउटकम्स आउटपुट हो सकते हैं उन तमाम्स को जब आप एक सेट के फॉर्म पर लिख देते हैं वो सैम्पल स्पेस कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डाइस की बात करूं
तो मैं डाइस को फॉर एग्जांपल उसके सैम्पल स्पेस को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करता हूँ और कर्ली ब्रैकेट में इस तरह से लिखता हूँ क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती है जब डाइस को हम मूव करेंगे। 1 वैल्यूज़ आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 वैल्यू आ सकती है, 4, 5 एंड 6, इसके अलावा कोई भी वैल्यूज़ नहीं आ सकती। तो ये सैम्पल स्पेस और जो वैल्यूज़ आ रही होगी वो हमारा आउटकम होगा और जब मैं उसको रोटेट कर रहा हूँ तो वो एक्सपेरिमेंट है। An event is a subset of a sample space. Laplace's definition of the probability of an event with finitely many possible outcome will be now be stated. यानी जो हमारे पास इवेंट है वो आउटपुट है जो हमारा आ रहा है डाइस पे। फॉर एग्जांपल जब आपने रोटेट किया तो आपके पास जो आउटपुट रिजल्ट शो हो रहा है वो कुछ यूँ हो रहा है 5, ठीक है। तो ये 5 अब आ रहा क्या है, वो इवेंट है। अब जब हम प्रोबेबिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी चीज़ के लिए हम निकाल रहे होते हैं तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे बताई जा रही है। इफ़ एस इज़ अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सैम्पल स्पेस ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम एंड ई इज़ एन इवेंट, जबकि ई जो है इवेंट है और एस हमारा पॉसिबल आउटकम का सैम्पल स्पेस है जिसके लिए भी आप निकाल रहे हैं। दैट इज़ अ सबसेट ऑफ द एस विच मीन जो इवेंट है हमारा, जो आउटपुट आने वाला है या जिसके लिए हम प्रॉबेबिलिटी मालूम करना चाह रहे हैं, वो हमारा सबसेट होगा एस का, क्योंकि एस के अंदर तमाम पॉसिबल आउटकम है। सो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी लिखी जाएगी P ऑफ ई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय एस। ई को एब्सोल्यूट किया गया क्योंकि पॉजिटिव है और सैंपल स्पेस भी पॉजिटिव होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम डाइस के लिए अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 निकालना चाहता हूँ डाइस के, यानी 1 आने के चांसेस कितने होंगे, तो इवेंट हमारा 1 है और टोटल नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस कितने, 6, तो 1/6 हमारा किसके लिए होगा, 1 के लिए होगा। इसी तरह 2 के लिए भी हम 1/6 ही लिख सकेंगे, 3, 4, 5, 6 सब के लिए 1/6 होगा। और जब 6 टाइम 1/6 को ऐड किया जाएगा तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के दरमियान आ रही होती है, या फिर हम उसे परसेंटेज वाइज 0 से 100% लिख सकते हैं। ओके, सो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं, मल्टीपल एग्जांपल्स से हमें चीज़ें मजीद क्लियर होंगी। दैट्स ऑल द एग्जांपल्स एंड डेफिनेशंस टेकन फ्रॉम द रोजन बुक। एन अर्न कंटेन्स 4 ब्लू बॉल्स, ठीक है। एक हमारे पास बॉक्स है, आप सिंपली बॉक्स समझ लें उसे, 4 उसमें ब्लू बॉल्स है एंड 5 इसमें रेड बॉल्स। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल्स चूजन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न इज ब्लू, यानी ये हमारा बॉक्स है फॉर एग्जाम्पल, इसमें हमारे पास 4 जो है वो ब्लू बॉल है और 5 रेड बॉल है। तो इसमें से रैंडमली अगर कोई बॉल चूज़ किए जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो बॉल आ रही है वो ब्लू आए, ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। टोटल काउंट हमारे पास बॉल्स के कितने हो गए, 9, ठीक है, 9 बॉल्स हैं हमारे पास। ओके, टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी नोट दैट देयर आर 9 पॉसिबल आउटकम, यानी 9 पॉसिबल पे से कोई भी वैल्यूज आ सकती है एंड 4 ऑफ दीज पॉसिबल आउटकम प्रोड्यूस अ ब्लू बॉल, यानी उस 9 में से 4 पॉसिबल आउटकम किसके हैं, ब्लू के। हिंस द प्रोबेबिलिटी दैट अ ब्लू बॉल्स इज चूजन इज 4/9, यानी 4/9 हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी है कि रैंडमली जब बॉल चूज की जाए तो वो बॉल ब्लू ही आएगी। और 4/9 को हम डिवाइड करके देख सकते हैं, जो भी वैल्यूज आ रही होगी उसे हम परसेंटेज फॉर्म पे लिख सकते हैं, राइट। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड द सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 7, यानी जब हम 2 डाइस को रोल करें उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कब, जब उन 2 डाइस में से आने वाली वैल्यूज का सम किया जाए तो वो 7 के बराबर, इस वैल्यूज आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए, सबसे पहले तो हमें पॉसिबल आउटकम देखना होगा। अगर हम ये देखें कि पहले वाले डाइस में 1 आए और सेकंड वाले में 6 आ जाए तो सम इसका क्या हो गया, 7, ठीक है। सेकंड में ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट में 5 आए, 2 आए और सेकंड में 5 आ जाए तो भी 7, 3 आए, 4 आए तो भी 7, 2 आए एंड इसी तरह से हमने यहाँ पे 1, 2, 3 लिया है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से वैल्यूज हम डाउनवर्ड लेके चल रहे हैं, लॉजिक कोई भी हो सकती है, और इसको हम 3 कर दें, ठीक है, तो अभी भी 7 हो गया, ठीक है। 5 2 कर दूँ तो भी 7 और 6 1 कर दूँ तो भी 7, यानी ये मैंने पॉसिबल आउटकम बनाया है कि 1 डाइस फर्स्ट वाले पे ये वैल्यू आ रही है और सेकंड पे ये वैल्यू, तो कितने कॉम्बिनेशन बन गए हमारे पास, 6। तो फर्स्ट डाइस के लिए 6 कॉम्बिनेशन बन रहा है और सेकंड डाइस के लिए भी 6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 36 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं हमारे पास टोटल, किस लिहाज से कि इनको जब सम किया जाए तो उनकी वैल्यू 7 आएगी, ठीक है, पहली चीज़ ये होगी। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि देयर आर टोटल 36 इक्वली लाइकली पॉसिबल आउटकम, देन 2 डाइस आर रोल्ड, ओके, जब 2 डाइस को रोल किया जाए तो इस बिहाफ पर हमारे पास पॉसिबल आउटकम क्या बन सकते हैं, 6 डिवाइड बाय 36, राइट। ये पॉसिबल आउटकम हो गए, हम इससे कैंसिल कर सकते हैं
इस बिहाफ पर हमारे पास जो पॉसिबल प्रॉबिलिटी बनी वो 1/6 बनी, यानी ये 1/6 प्रॉबिलिटी है कि जब 2 डाइस को रोल किया जाए तो उसके जो पॉसिबल सम वैल्यूज होगी वो 7 ही होनी चाहिए, उसके आने के चांसेस 1/6 है, राइट। ओके, तो 2 एग्जाम्पल समझ ली, अब हमें कुछ रूल समझना है। तो बुक्स में डिस्क्रीट प्रॉबिलिटी के चैप्टर में कुछ रूल्स प्रॉबिलिटी के बताए गए हैं, जो ये 6 है। तो ओवरऑल बुक्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो इन्हीं 6 रूल्स पर जो है डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ कवर किए जा रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज इन द रूल कि जो हमारे पास प्रॉबिलिटी होती है सैम्पल स्पेस की, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी सम ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑलवेज प्रॉबिलिटी के फॉर्म पर 1 होता है। ये चीज़ हमने डाइस पे भी देखी, यानी अगर मैं डाइस की प्रॉबिलिटी की बात करूँ उसके सैम्पल स्पेस की, तो 1 आने की चांसेस 1/6 है, 2 आने की भी 1/6 है, 3 के भी 1/6 है, 4, 5 एंड 6 सबके 1/6 है। तो जब आप इसे सम करोगे एलसीएम के साथ तो इसकी वैल्यूज क्या आएगी, 1 आएगी। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है रूल नंबर 1 पे कि द प्रॉबिलिटी ऑफ द सैम्पल स्पेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। द रूल नंबर 2 सेज द प्रॉबिलिटी ऑफ द एनी इवेंट is always between greater than equal to 0 and less than equal to 1, यानी 0 से 1 के दरमियान ही वैल्यूज लाई करेगी प्रॉबिलिटी की रूल नंबर 2 के मुताबिक, और हमेशा ही यही होगा। रूल नंबर 3 इज सेड द probability of the complement A is equal to 1 minus probability of A। क्या मतलब हुआ, जब हम probability of A लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस A के आने के क्या चांसेस हैं, और जब मैं कॉम्प्लीमेंट लिखता हूँ तो इसका मतलब है उस ए के ना आने के चांसेस कितने हो सकते हैं। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल मैं डाइस को मूव करता हूँ और मैं कहता हूँ कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3, यानी 3 ना आने के चांसेस क्या है। बार भी लगा सकता हूँ, डैश भी लगा सकता हूँ, तो इसे लिखा गया 1/p ऑफ ए। तो 1/p ऑफ ए का मतलब ये है कि 3 ना आने के चांसेस तो हम मालूम कर रहे हैं, लेकिन आने के चांसेस हमें पता है क्या है, 1/6। तो 3 आने के चांसेस क्या है, 1/6। तो 1 - 1/36 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5/6। सो 5/6 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉट ऑफ 3, यानी 3 ना आने के चांसेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/6 है। दैट इज द रूल नंबर 3 6। ओके, द नेक्स्ट वन, रूल नंबर 4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एटलीस्ट 1, यानी किसी चीज़ के एक दफ़ा आने के या एक दफ़ा प्रोबेबिलिटी आने के क्या चांसेस हो सकते हैं। दैट इज इक्वल टू 1 माइनस, हियर इट इज अ माइनस साइन, राइट, 1 - p ऑफ नन। ठीक है, ना आने की वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे। इसे हम एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कॉइन है, उस कॉइन को हम फ्लिप कर रहे हैं मल्टीपल टाइम, 3 पेयर्स पे, यानी एक कॉइन्स को मैंने 3 टाइम फ्लिप किया तो उसकी वैल्यू आ गई फॉर एग्जाम्पल हैड, हैड और हैड। ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट टाइम किया 3 टाइम तो हैड, हैड, टेल। इसी तरह से वैल्यू हो सकती है हैड, टेल, हैड। नेक्स्ट किया तो मैंने हैड, टेल, हेड, इस तरह की वैल्यूज बन सकती है। ठीक है, इसी तरह से टेल, हेड, हेड, टेल, हेड, टेल, 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 हेड, और एक प्रॉपर्टी ऐसी बन सकती है कि टेल, टेल एंड टेल। ठीक, ये कुछ मैंने 3 फ्लिप कॉइन्स के साथ प्रॉपर्टी बनाई, तो मल्टीपल्स इसके आउटकम्स आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हर में हेड मौजूद है, एटलीस्ट 1 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम, ज़्यादा कितने भी हो उससे हमें वो नहीं, लेकिन एक ऐसी वैल्यूज आउटकम है पॉसिबल जिसमें कोई भी हेड मौजूद नहीं है। तो टोटल काउंट जो है यहाँ पर 8 का है, तो हर की प्रॉबिलिटी 1/8 कंसिडर की जाएगी। तो अगर मैं फॉर्मूला देखूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूले पे 1 - p ऑफ नन। तो p ऑफ नन का मतलब है कि इस पूरे सैम्पल स्पेस में ना आने की जो वैल्यूज़ है, तो फॉर्मूले के मुताबिक 1 - p ऑफ नन लिखना है। तो नन सिर्फ ये एक ग्रुप है जिसमें कोई भी हेड मौजूद नहीं है, और इसके आने की प्रॉबिलिटी क्या है, 1/8 मल्टीपल इसमें। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1/8। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7/8, विच मीन द 7/8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एटलीस्ट 1 क्या है, एटलीस्ट, यानी आप हेड के लिए कर रहे हैं या टेल के लिए कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पर इस लॉजिक के जरिए से इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अपकमिंग स्लाइड्स पर इसकी एग्जाम्पल आ रही होगी, मजीद इन डेप्थ वहाँ पर हम समझ पाएंगे इससे। ठीक है, द रूल नंबर 5 सेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, विच मीन 1 इवेंट मोर देन 1 आउटकम्स। ठीक है, यानी हम एक इवेंट अकर कर रहे हैं और उसके बेस पर हमें आउटकम एक से ज़्यादा मिल रहे हैं, तो दैट इज राइट इन अ सिंटैक्स ऑफ probability A union B, that is equal to the probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, which means the disjoint event। ठीक है, कैसे इसको हम समझ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम डाइस को मूव कर रहे हैं
और मैंने डाइस को मूव करते हुए कहा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू यू विच मीन यूनियन 4, यानी एक दफ़ा डाइस को मूव कर रहे हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कम 2 and 4, ठीक है, ये आने के चांसेस क्या हो सकते हैं. तो व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/6, ठीक है, प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ऑल्सो 1/6. लेकिन हम जानते हैं कि माइनस पी इंटरसेक्शन बी करना है, तो डिसजॉइंट सेट्स हैं, इसका मतलब ये है कि या तो सिर्फ 2 आएगा या 4 आएगा, ऐसा नहीं हो सकता 2 4 साथ आ जाए. तो ये प्रोबेबिलिटी, ये जो पार्ट हुआ वो किसके बराबर हो गया, 0 के. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -0, ठीक है, ये हो गया. इस बिहाफ पर जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ यहाँ पर बन गई वो प्लस साइन के साथ है, तो मैं डायरेक्ट एलसीएम ले सकता हूँ और एलसीएम बिहाफ पर हमें वैल्यूज़ मिल जाएगी 2/6, ठीक है, 2 1 2, 2 3 6, तो ये आ गया 1/3. So 1/3 is the probability of the P probability A union B. That is rule number 5. The 6th says the probability of the A intersection B. ठीक है, यानी disjoints को हम यहाँ पे मालूम करना चाह रहे हैं. तो what will the formula? The formula says the probability of A multiplied by probability of B given A. ठीक है, तो that's part of the formula is said to be a conditional part. ठीक है, तो ये conditional probability है और ये क्या होती है वो भी हम आगे जाएंगे तो इसे भी देखेंगे. ठीक है, रीड किस तरह से करेंगे. व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट और द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज अकर्ड. ठीक है, ए अकर हो चुका है, इस बिहाफ पे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी. कंडीशनल प्रॉपर्टी को हम इस तरह से रीड कर रहे होते हैं. तो इंटरसेक्शन पे हमें ए की वैल्यू पता होना चाहिए, उसके बाद हम इसे कंडीशनल के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे. सेम अगर मैं इस एग्जाम्पल को ले सकूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंटरसेक्शन 4, so what is the probability of A is equal to 1/6, right? Okay. The probability of B की वैल्यू है 4 and probability of A की वैल्यू है 2. तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 अगर हो चुका है, probability of हमें 4 मालूम करनी है. तो behalf of this, तो B की probability भी यानी 4 आने की probability भी क्या होगी, 1/6 ही होगी. तो ये हो गया 1/6 multiplied by 1/6 as well. So it's nothing but 1/36. तो 1/36 will be the probability of the intersection A and B. तो ये कुछ 6 रूल्स थे जो हमने स्लाइड्स पे इसलिए अंडरस्टैंड किया क्योंकि जब नेक्स्ट स्लाइड्स पर जब हम एग्जांपल्स देख रहे होंगे बुक के रिस्पेक्ट से तो उसे समझना हमारे लिए आसान होगा. आगे चलते हैं. ओके, सो देयर आर मैनी लॉटरीज नाउ दैट द अवॉर्ड इनॉर्मस प्राइजेस टू द पीपल हु करेक्टली चूज अ सेट ऑफ द 6 नंबर आउट ऑफ द फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स. तो 6 नंबर चूज़ करने के बिहाफ पर एन पॉजिटिव नंबर में से, ठीक है, जो है लॉटरीज जो है वो एक बड़ी तादाद में बड़े प्राइस में विन किया जा रहा है. वेयर एन इज़ यूजुअली बिटवीन 30 to 60, यानी जो एन की वैल्यू है वो 30 से 60 के दरमियान है और 6 नंबर चूज़ किया जा रहा है. तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन पिक द करेक्ट 6 नंबर आउट ऑफ द 40, यानी क्या प्रोबेबिलिटी होगी उस 6 नंबर की जो यूज़र चूज़ कर रहा है कि वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आउट ऑफ द 40 में से. देखिए, कॉम्बिनेशंस हम पढ़ चुके हैं. कॉम्बिनेशंस को हम इसलिए उस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब हम देखते हैं कि हमारे पास कॉम्बिनेशंस बन रहे होते हैं, ठीक है, काउंट्स पे. तो हमें सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन वेज वैल्यूज फाइंड करनी होगी, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएंगे. ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन पे देखा है कि हमारे पास 6 नंबर हैं और जो एन जहाँ से वो चूज़ किया जा रहा है वो 30 से 60 के दरमियान है और हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करना है कि वो 6 नंबर जो चूज़ किया जा रहा है आउट ऑफ द 40 में से. तो हमने कहा सोल्यूशन पे देयर इज ओनली वन विनिंग कॉम्बिनेशंस, द टोटल नंबर ऑफ द वेज टू चूज 6 आउट ऑफ 40. ठीक है, तो हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मालूम किया. यहाँ पर क्या लिखा हमने, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल. तो एन माइनस आर जब मैंने किया तो ये हो गया 34 और आर का मतलब है ये वैल्यू 6 का फैक्टोरियल. इनको काउंट किया तो इसकी ये एक वैल्यू आ गई, ये कॉम्बिनेशन पर वैल्यूज आ गई. तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ विनिंग कॉम्बिनेशन, ठीक है, अब मैं विनिंग कॉम्बिनेशन मालूम करूंगा इससे 1 से डिवाइड करते हुए. तो यही मैंने किया, 1 डिवाइड बाय दिस वैल्यू एंड दैट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 0.00000026, जो कि काफ़ी छोटी वैल्यू है. तो इस बेस पर हमें ये पता चला कि जब हमारे पास आउट ऑफ 40 नंबर्स में से 6 ऐसे विनिंग कॉम्बिनेशन को चूज़ किया जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही लोअर है कि हम उस लॉटरी को विन कर सकें. राइट, द नेक्स्ट वन, what is the probability that the number 11, 4, 17, 39 and 23 are drawn is in that order from a bin containing 50 balls labeled with the numbers 1 to 50. यानी हमारे पास probability मालूम करनी है 11, 4, 17, 39 and 23 की, ठीक है, जो कि ड्रॉन की जाएगी in order to bin containing 50 balls में से जो कि labeled हुए हैं 1 से लेकर 50 तक के दरमियान. First, if
द बॉल सेलेक्टेड इज नॉट रिटर्न टू द बिन बिफोर द नेक्स्ट बॉल इज सेलेक्टेड, यानी हमने फर्स्ट बिन बॉल निकाला था और हम नेक्स्ट बॉल के लिए जब जाएंगे तो उस पहली वाली बॉल को जो हमने निकाला था वो उसमें दोबारा रिटर्न नहीं करेंगे। पहले हमें इस चीज़ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बी, द बॉल सेलेक्टेड इज रिटर्न टू द बिन बिफोर द नेक्स्ट बॉल इज सेलेक्टेड, यानी फर्स्ट बॉल निकाला हमने और उसके बाद दोबारा उस बॉल को हमने उस बॉक्स में डाल दिया और उसके बाद सेकंड बॉल निकालना है। इस बिहाफ पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी दोनों बिहाफ पर हम इसे हम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट कह रहे होते हैं। ठीक है, तो इन डेप्थ स्टडी इसकी हमने प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में की हुई है। खैर, so the solution says by the product rule there are 50, 40, 48, 47, 46। तो इस तरह से हमने प्रोडक्ट रूल के बिहाफ पर तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो इसकी ये वैल्यूज़ आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि दीज आर द पॉसिबल वे टू सेलेक्ट द बॉल बिकॉज ईच टाइम अ बॉल इज ड्रॉन देयर इज वन फ्यूअर बॉल्स टू चूज फ्रॉम। Consequently, the probability that 11, 4, 17, 39 and 23 are drawn in order to 1 upon this one। यानी जाहिर सी बात है जब प्रोडक्ट रूल के मुताबिक हमने पॉसिबल वेज निकाल लिया, ये पॉसिबल वे है, ठीक है, पॉसिबल वे, तो इस पॉसिबल वेज में जाहिर सी बात है जब मैं इंडिविजुअली किसी भी नंबर्स की बात करूंगा जो लेबल्ड है उनकी प्रोबेबिलिटी यही होगी कि 1 से डिवाइड किया जाए उस नंबर को, जो भी वैल्यूज आएगी वो उसकी प्रोबेबिलिटी कहला जाएगी। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी हम रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं, निकाला और उसके बाद दूसरी बॉल को निकाला जा रहा है। अब हम सेम स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं विथ रिप्लेसमेंट में। तो बाय द प्रोडक्ट रूल हमने इस्तेमाल किया 50 की वैल्यूज़ 5 की, 50 की वैल्यू 5 इसलिए की क्योंकि वो लेबल्ड हुआ है 1 से 5 50 तक के लिए। और अब हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पॉसिबल वेज निकाल लिए कि कितने पॉसिबल वेज होंगे, तो ये इनका काउंट आ गया। अब हमने ये वैल्यूज़ क्यों ली, to select the ball because there are 50 possible balls to choose from each time a ball is drawn, यानी हर दफ़ा जब हम बॉल को चूज़ करें तो 50 possible ways। Consequently, the probability that 11, 4, 17, 39 and 23 are drawn in order to that, this is the values of the probability and that is an example of the sampling with replacement। ठीक है, तो sampling with replacement and without replacement की examples है जिसके अंदर हमने सैम्पलिंग वैल्यूज़ को देखी कि जब हम कोई सी बॉल को सेलेक्ट कर रहे हैं और दोबारा उसको हम उस बॉक्स पर ना डालें उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और एक दफ़ा बॉल निकाली जाए और उसको दोबारा नहीं डाला जाए और उसकी बिहाफ पर जब नेक्स्ट बॉल निकाली जाएगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स एंड यूनियन ऑफ द इवेंट्स है। ये वही चीज़ें हैं जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था जब हम रूल्स पढ़ रहे थे। क्या है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एंड यूनियन? We can use counting techniques to find the probability of an event derived from the other events। अभी हमने counting problems में प्रोडक्ट रूल को यहाँ पर अप्लाई होता हुआ भी देखा। ठीक है, तो let E be then an event in a sample space S। ठीक है, E हमारा event है, S sample space है। The probability of the event E is equal to S minus E। The complement event of E is given by this। तो ये अभी हमने रूल पे देखा था कि किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E करना होता है। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ पर की थी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट थर्ड में अगर आप देखें P ऑफ A इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A, तो यहाँ पर बस लेटर्स चेंज है, सेम एग्जाम्पल है। प्रूफ किस तरह से किया जा रहा है, टू प्रूव द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E बार इक्वल टू S माइनस C, नोट दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ E बार इज इक्वल टू एब्सोल्यूट S माइनस C, हेंस द P ऑफ E इज इक्वल टू एब्सोल्यूट S माइनस एब्सोल्यूट E डिवाइड बाय S। ठीक है, तो मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ। अच्छा, जब इस तरह से लिखा जाएगा इसे तो E ऑफ S को मैं सेपरेट कर सकता हूँ क्योंकि S से S ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग लिखेंगे ना हम, S कैंसिल कर सकते हैं, यानी मैंने अगर इस मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड तो ये हो गया 1, और E S बराबर होता है प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन के बराबर में। ठीक है, क्योंकि हमने बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड पे अगर देखा था यहाँ पर यही देखा था ना हमने, P ऑफ E इज इक्वल टू E डिवाइड बाय S। इसी रूल को हमने यहाँ पर अप्लाई किया और 1 माइनस P ऑफ E लिख दिया। यही वजह है कि इस रूल के मुताबिक इस फॉर्मूले को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आई थिंक दैट्स अ साउंड गुड कि हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ P इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E क्यों कह रहे हैं, राइट। ओके, हमने कॉम्प्लीमेंट किए, यहाँ पर रूल्स को देख लिया। इसकी एक एग्जांपल भी देखते हैं, बात हमें मजीद समझ में आ जाए। अ सीक्वेंस ऑफ द 10 बिट्स इज रैंडमली जनरेटेड, यानी हम 10 बिट्स के नंबर्स को जनरेट करवा रहे हैं रैंडमली। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ दीज बिट इज 0, यानी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कम से कम एक दफ़ा बिट जो है वो 0 आए। ठीक है, तो लेट E बी द इवेंट दैट एट लीस्ट वन ऑफ द 10 बिट्स इज 0। हमने E कहा कि वो बिट है जो कम से कम एक दफ़ा 10 बिट्स में से 0 को फाइंड करके लेकर आएगा। देन E बार इज एन इवेंट दैट ऑल द बिट्स आर 1। अब देखिए मैंने इसको रिवर्स कर लिया, यानी E बार में मैं कह रहा हूँ कि ऑल द इवेंट्स क्या हो गए, 1 हो गए।
Because the sample space S is the set of the all bit string of length 10, तो इट्स विल follows this one, P of E is equal to 1 minus P of E. अब 1 वैसे ही रहा, E of S, अच्छा E of S का मतलब है कि इवेंट 1 आना चाहिए और पॉसिबल आउटकम कितने होंगे 2 की पावर 10, यानी हर बिट में या तो 0 आएगा या 1 आएगा, इस तरह से होगा ना भाई, 0 1 0 1 10 पॉसिबल वे पे हर जगह यही कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो यही वजह है कि हमने इसे रिवर्स ऑर्डर में लेके चले हैं हम 1 ऑफ S पे, क्योंकि हम P ऑफ नॉट निकालना चाह रहे हैं। तो इसकी जो भी वैल्यूज आई हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद 1023 डिवाइड बाय 1024, दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली जनरेटेड 10 बिट्स, दैट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एट लीस्ट वन ऑफ द बिट्स विल बी 0. So hence the probability that the bit string will contain at least 1 bit is this one. It's a quite difficult to find the probability directly without using the theorem. ठीक है, तो ये वो थ्योरम है जो अभी हमने यहाँ पर प्रूव करके भी देखा, ये वो थ्योरम था। तो अगर मैं इस थ्योरम को फॉलो ना करता तो इसकी probability निकालना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ओके, द नेक्स्ट वन हमने यूनियन और इंटरसेक्शंस पे देखा था। यूनियन के फॉर्मूले पे, रूल पे हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास 2 इवेंट्स हो तो उस 2 इवेंट्स में हम प्रोबेबिलिटी फर्स्ट की और सेकंड की ऐड करते हैं और फिर माइनस करते हैं डिसजॉइंट को, यानी दोनों जो एक साथ हो रही है। तो उसमें यहाँ पर प्रूफ करके उसे दिखाया जा रहा है। सबसे पहले अगर मैं फार्मूला समझूँ तो प्रोबेबिलिटी ई एंड यू, इसकी जगह आप ए भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी, सेकंड की प्रोबेबिलिटी और माइनस कर देंगे दोनों प्रोबेबिलिटी में जो कॉमन्स है। ठीक है, यानी मैं डाइस को मूव कर रहा हूँ 2 और 4 के लिए, तो 2 और 4 एक साथ नहीं आ सकते। यही वजह कि हमने उस स्लाइड पे देखा था कि इसकी वैल्यू हमने 0 रखी थी। प्रूफ कैसे कर सकते हैं? द प्रोबेबिलिटी ऑफ द E1 यूनियन E2, हमने क्या किया, E1 माइनस E2 को डिवाइड किया S से। ठीक है, जब मैंने S से डिवाइड किया तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, यानी कंप्लीट फार्मूला लिख सकता हूँ। फार्मूला लिखने के बाद इसको एक मैंने एक्सपेंड कर दिया, इसके लिए भी E1, इसके लिए E2 और इसके लिए माइनस के साथ S, और ये वैल्यूज़ इसकी जगह P ऑफ E1 आ गया, P ऑफ E2 आ गया, और इसकी जगह हमने डायरेक्ट P ऑफ E इंटरसेक्शन E2 लिख दिया। तो इस बेस पे ये चीज़ प्रूव हो रही है, यूनियन बेस्ड ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी, और भी बात समझ में आ जाएगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पॉजिटिव इंटीजर सेलेक्टेड एट रैंडमली फ्रॉम द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 100, यानी क्या प्रोबेबिलिटी होगी पॉजिटिव इंटीजर की रैंडमली सेलेक्ट किया जाए पॉजिटिव इंटीजर्स में से, जबकि उसकी वैल्यू एक्सीड ना हो 100 से। ठीक है, ऑल्सो इज डिवाइजेबल बाय ईदर 2 या फिर 5, यानी उसके साथ बताया जा रहा है कि वो एक्सीड 100 से ना हो और साथ ही साथ वो डिवाइजेबल हो 2 या फिर 5 के साथ। ठीक है, 2 चीज़ें आ गई, 2 और 4 और 5 भी आ गया यहाँ पर, और उसकी वैल्यू एक्सीड भी ना होनी चाहिए। द सोल्यूशन सेज लेट E1 बी दैन इवेंट दैट द इंटीजर सेलेक्टेड एट रैंडम इज डिवाइजेबल बाय 2, यानी E1 हमने एक ऐसा इवेंट लिया इंटीजर वैल्यूज़ के लिए जो कि डिवाइजेबल हो सकता है 2 से, एंड E2 हमने लिया वो जो डिवाइजेबल हो सकता है 5 से। तो E1 यूनियन E2 इज अ इवेंट दैट द डिविजिबल बाय ईदर 2 या 4 और 5, यानी मैं E1 और 2 को लेकर जब चलूंगा तो या तो वो 2 से हो रहा होगा या 5 से हो जाएगा। ऑल्सो अगर मैं इंटरसेक्शन करूँ इसके दरमियान तो इज अ इवेंट दैट इज डिवाइजेबल बाय बोथ 2 एंड 5, और इंटरसेक्शन का मतलब है डिसजॉइंट होंगे ये, तो वो दोनों से एक साथ हो सकेंगे और इक्वलेंटली। सो दैट इज डिविजिबल बाय 10 बिकॉज E1 इज अ 50 एंड E2 इज अ 20। ठीक है, एक नंबर्स हमने यहाँ पे ले लिया कि E1 की वैल्यू मैंने 50 ले ली, तो 50 डिवाइजेबल बाय 2 है से, और इसी तरह से मैं 2 लूँ तो ये 5 से डिवाइजेबल है, यही चीज़ हमने बताई। तो जब मैं E1 इंटरसेक्शन E2 करूँगा तो 10 वो नंबर्स होगा जो दोनों से डिवाइजेबल हो सकेगा, यानी 2 से भी हो जाएगा और 5 से भी हो जाएगा। चीज़ें प्रूव हो गई यहाँ पर। तो इस प्रूफ के बिहाफ पर मैंने वही वैल्यू लिख ली, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 100 से एक्सीड ना हो 50 के लिए, 100 से एक्सीड ना हो 20 के लिए, और वो दोनों में आ रहे हो, दोनों से हो सके 100 से एक्सीड ना हो। ये सॉल्व किया 3/5, तो 3/5 में जो भी प्रोबेबिलिटी वाइज पॉइंट पे, डेसिमल पॉइंट पे वैल्यूज आ रही होगी, मैं उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा, एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड। Okay, and the last exercise for this session is a Monty Hall 3-door puzzle. तो मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम क्या है और ये प्रोबेबिलिस्टिक प्रॉब्लम के अंदर क्यों डिस्कस की जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस है जो कि किसी प्रोग्राम में आप एज्यूम करें कि मौजूद हैं, और होस्ट आपको ऑफर करता है कि आपको 3 डोर्स दिखाए जाते हैं और कहा जाता है कि इन 3 डोर्स के बिहाइंड किसी एक डोर्स के बिहाइंड जो है वो एक कार मौजूद है और बाकी 2 डोर्स के बिहाइंड जो है वो गॉड्स मौजूद है। तो आप कौन सा डोर सेलेक्ट करेंगे? रैंडमली, हम जाहिर सी बात है हम कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं जानते हैं, तो हम किसी भी डोर को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डोर नंबर 1 को सिलेक्ट कर लिया, राइट।
इनिशियली अगर देखा जाए तो इन तीनों डोर्स में से बिहाइंड कार होने की प्रॉबिलिटी हर डोर्स के लिए क्या है, 1/3। तो 1/3 को मैं 33% भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो हर बिहाइंड होने के लिए 33% प्रॉबिलिटी है। अब जब आपने फर्स्ट डोर सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद होस्ट क्योंकि जानता है कि किस डोर के बिहाइंड गॉड्स मौजूद है और किस डोर के बिहाइंड कार मौजूद है, तो उसने डोर नंबर 3 ओपन किया जिसके बिहाइंड गॉड्स मौजूद थे, ठीक है। अब उसने ये डोर ओपन करने के बाद आपको ऑफर दी कि क्या आप अपने चॉइस को जो आपने 1 सेलेक्ट किया है क्या आप स्वाइप करना चाहेंगे, यानी 1 से 2 की तरफ जाना चाहेंगे। तो रैंडमली अगर हम इस बात को सोचें तो हम यकीनी तौर पे ये सोचेंगे क्या पता 1 के बिहाइंड ही हो और वो हमें ऑफर कर रहा हो कि 2 पे जाएं, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस मॉन्टी ऑल प्रॉब्लम ये कहता है कि अगर मैंने 1 से 2 की तरफ मूव किया तो मैं अपनी प्रॉबिलिटी को 16% मजीद बढ़ा लूँगा, ठीक है। और इसका राइट आंसर ये होगा कि हम अपनी चूज़ जो हमने फर्स्ट चूज़ किया है उसको हम स्वाइप करें, ठीक है। इसे हम प्रूव करते हैं कैसे। देखिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 3 डोर्स लिए थे, इनकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 डोर्स यूँ बनाऊँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 डोर्स बनाए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल में कार यहाँ पर मौजूद है, सेकंड में कार यहाँ मौजूद है और थर्ड में कार यहाँ मौजूद है। 3 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, ठीक है। जब फर्स्ट एग्जांपल पे मैंने ये डोर चूज़ किया था और इसने इसे ओपन किया था और कहा था कि आप स्वाइप करें, मैंने कहा कि स्वाइप करना बेहतर है, ठीक। जब मैंने स्वाइप किया तो मैं क्या कर गया, लॉस्ट कर गया, ठीक है। ओके, सेकंड पे देखते हैं। इसने यही ओपन किया था, मैंने ये चूज़ किया था, लेकिन जब मैंने स्वाइप किया मैं यहाँ पर क्या कर गया, विन कर गया। थर्ड पर मैंने ये सेलेक्ट किया था, ठीक है, उसने ये ओपन किया, यकीनी तौर पर वो ये ओपन करेगा, ये तो कार है इसके में। अब मुझे क्या करना है, स्वाइप, मैं स्वाइप करूंगा, मैं यहाँ पर भी क्या कर जाऊँगा, विन कर जाऊँ। यानी अब आप देखें कि 2 पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हैं इन 3 डोर्स प्रॉब्लम पे कि जब मैं स्वाइप कर रहा हूँ तो मेरी कॉम्बिनेशंस पे विनिंग के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द लॉस्ट। यही वजह है कि मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम ने ये कहा कि जब आप अपने ऑप्शन को स्वाइप करते हैं तो इनिशियली जो आपके पास प्रॉबिलिटी थी 33% की, उसमें 16% मज़ीद ऐड हो जाता है। और मज़ीद ऐड होने के बिहाफ पर जो भी परसेंटेज ओवरऑल बन रहा होगा वो विनिंग चांसेस आपके मज़ीद बढ़ाएगा। तो दैट इज़ अ कंप्लीट एसेंस ऑफ द मॉन्टी 3 डोर प्रॉब्लम और द होल 3 डोर्स पजल्स, जिसमें हम प्रॉबिलिटीज़ के इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें स्वाइप करना है या नहीं करना है। और उसकी हमने प्रूवमेंट भी देखी कि हम अगर स्वाइप कर रहे हैं तो हम किस तरह से प्रॉबिलिटी वाइज बता रहे हैं कि हम विनिंग कॉम्बिनेशन के करीब जाएंगे। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा जीतेंगे, लेकिन लॉजिकली हम ये देख रहे हैं कि इस मूवमेंट की वजह से हमारे जो चांसेस है प्रॉबिलिटी के वो हमेशा ज़्यादा हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द लास्ट वन। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। सेशन हमारा ज़रूर लॉन्ग रहा, लेकिन इसके अंदर हमने चैप्टर 7 पर इस्तेमाल होने वाले तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया, प्रॉबिलिटी की रूल्स देख लिए कि रूल्स किस किस तरह से इस्तेमाल हो रहे होते हैं। होपफुली सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें। नेक्स्ट सेशन पर हम मज़ीद चीज़ों को जानेंगे। से